हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणा और वाद विवाद सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकेंड यूनिट का जो आपका फोर्थ चैप्टर है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर उदारवाद नव उदारवाद जो चैप्टर था उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले उस चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में हम बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकेंड जो आपका DSC 6 का सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणा और वाद विवाद, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स है, जिसकी जो आपकी सेकेंड यूनिट का फोर्थ चैप्टर है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको हम शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इसी चैप्टर की सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर उदारवाद नव उदारवाद उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी सेकेंड यूनिट रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 आता है मार्क्सवाद नव मार्क्सवाद। इसमें हम मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद चैप्टर की विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। मार्क्सवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जिसकी स्थापना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने की थी। जो आपका मार्क्सवाद है उसके जो प्रतिपादन किया था उस विचारधारा का वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने किया था। और जो मार्क्सवाद है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है। यह विचारधारा वर्ग संघर्ष, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और पूंजीवाद के पतन की अवधारणा पर आधारित है। जो आपकी मार्क्सवाद की विचारधारा है वो वर्ग संघर्ष, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और पूंजीवाद के पतन की अवधारणा पर आधारित है। मार्क्सवादी अध्याय में मुख्य रूप से ऐतिहासिक भौतिकवाद, पूंजीवादी समाज की आलोचना, सर्वहारा वर्ग की क्रांति, समाजवाद और साम्यवाद की अवधारणा पर चर्चा की जाती है। जो आपका मार्क्सवाद है इसमें हम ऐतिहासिक भौतिकवाद, पूंजीवाद समाज की आलोचना, सर्वहारा वर्ग की क्रांति, समाजवाद और साम्यवाद की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत मानता है कि सामाजिक आर्थिक संरचना पर आधारित होता है और वर्ग संघर्ष ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य कारक है। जो आपका मार्क्सवाद है वो कहता है कि जो समाज होता है वो आर्थिक संरचना पर आधारित होता है और जो वर्ग संघर्ष होता है वो ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य कारक होता है। तो ये तो हमने एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं मार्क्सवाद की सैद्धांतिक रूपरेखा। ये मुख्यतः कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों पर आधारित है। इसको जो संक्षेप में है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। समाज का विकास आर्थिक, उत्पादन और वर्ग संघर्ष पर आधारित होता है। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ सामाजिक ढांचे भी बदलते हैं। जो आपका समाज होता है उसका विकास आर्थिक, उत्पादन और वर्ग संघर्ष पर आधारित होता है और जो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होते हैं उनके साथ साथ सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन होते हैं। सेकंड आपका आता है वर्ग संघर्ष। समाज मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित होता है, पूंजीपति और मजदूर वर्ग। इनके बीच संघर्ष समाज में परिवर्तन लाने का आधार बनता है। जो आपका समाज होता है वो दो भागों में बटा होता है, जो उत्पादन के साथ साधनों के मालिक होते हैं जिन्हें हम पूंजीपति भी कहते हैं और जो दूसरे आपके श्रम बेचते हैं उन्हें हम मजदूर वर्ग कहते हैं। इनके बीच जो संघर्ष है वो समाज में परिवर्तन लाने का आधार बनता है। अब हम देख लेते हैं मूल्य का श्रम सिद्धांत। किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगाए गए श्रम पर निर्भर करता है। पूंजीपति मजदूरों से अधिक श्रम कराकर अतिरिक्त मूल्य अर्जित करते हैं, जिससे शोषण होता है। जो किसी वस्तु का मूल्य होता है वो उस पर लगाए गए श्रम पर निर्भर करता है और जो पूंजीपति होते हैं वे क्या करते हैं, वे श्रमिकों से अधिक काम करा लेते हैं और जो उसका अतिरिक्त मूल्य होता है वे अपने पास रख लेते हैं, जिससे श्रमिकों का शोषण होता है। फोर्थ आपका साम्यवाद की अवधारणा। मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना है जहां निजी संपत्ति समाप्त हो और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व हो। जो आपकी मार्क्सवाद है उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो ये होता है कि जो आपकी निजी संपत्ति है वो समाप्त हो जाए और जो उत्पादन के साधन है उन पर सामूहिक स्वामित्व हो जाए। फिफ्थ आपका आता है राज्य और क्रांति। मार्क्सवाद मानता है कि राज्य पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता है, इसलिए जो श्रमिक वर्ग है उनको क्रांति के माध्यम से इसे समाप्त करके एक समाजवादी राज्य की स्थापित करने चाहिए। अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद का उदय कैसे हुआ, जिसमें मार्क्सवाद का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदय 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ, जब यह पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की आलोचना के रूप में उभरा। जो आपका मार्क्सवाद था वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ।
जहाँ आपका पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की आलोचना के रूप में मार्क्सवाद उभरा। तो अब हम देख लेते हैं मार्क्स और एंगल्स की अवधारणा, जो आपकी जिसमें आपका सबसे पहला आता है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848 में मार्क्स और एंगल्स ने वैश्विक पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय एकता की बात की। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवाद राष्ट्रों के बीच असमानता और संघर्ष पैदा करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके कार्ल मार्क्स जी है और ये आपके एंगल्स जी है। अब हम देख लेते हैं लेनिन और साम्राज्यवाद, जो कि 1900 से 1920 के बीच व्लादिमीर लेनिन ने साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण 1916 में तर्क दिया कि पूंजीवादी देश अपने बाजारों और संसाधनों के लिए कमजोर देशों का शोषण करते हैं। सेकेंड, रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी विचारधाराओं को बढ़ावा मिला। अब हम देख लेते हैं शीत युद्ध और द्विध्रुवीयता, जो कि आपको 1945 से 1991 तक चली, जिसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। सेकंड, दुनिया दो खेमों में बट गई, एक तो आपका पूंजीवादी गुट, दूसरा आपका समाजवादी गुट। पूंजीवादी गुट में आपके जैसे अमेरिका हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गए, ये आ गए, और जो आपका समाजवादी गुट था उसमें संयुक्त सोवियत संघ, चीन, पूर्वी यूरोप, ये सब आपके समाजवादी गुट में आ गए। थर्ड, आपका कई देशों में समाजवादी आंदोलन और क्रांतियों को समर्थन मिला। एक हम देख लेते हैं यहाँ पे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष, और जो कि तीसरी दुनिया 1950 से 1980 के बीच, जिसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका ने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्षों में मार्क्सवादी विचारधारा प्रभाव रही। दूसरा, चीन, क्यूबा, वियतनाम आदि देशों में समाजवादी सरकारें बनी रही। अब हम देख लेते हैं सोवियत संघ का पतन और समकालीन प्रभाव 1991 से वर्तमान तक। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी हावी हुआ, लेकिन जो चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया और कुछ अन्य देश थे उनमें मार्क्सवादी विचारधाराएं जारी रही। वर्तमान में वैश्विक असमानता, नवोदारवाद और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण के संदर्भ में मार्क्सवादी आलोचना अभी भी प्रासंगिक है। अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आर्थिक असमानता, वर्ग संघर्ष और समाजवाद के संदर्भ में देखता है। जो आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आर्थिक असमानता, वर्ग संघर्ष और साम्राज्यवाद के संदर्भ में देखता है। इसका मूल तर्क यह है कि वैश्विक व्यवस्था पूंजीवादी शोषण पर आधारित है, जहां अमीर देश गरीब देशों का शोषण करते हैं। इसे संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जो आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहता है कि वैश्विक व्यवस्था पूंजीवादी शोषण पर आधारित है, जहाँ आपके जो अमीर देश होते हैं वे गरीब देशों का शोषण करते हैं। अब हम देख लेते हैं साम्राज्यवाद और पूंजीवाद। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में असमानता का मुख्य कारण पूंजीवाद और साम्राज्यवाद है। विकसित राष्ट्र गरीब देशों के प्राकृतिक संसाधनों और श्रम का शोषण करते हैं। जो आपके विकसित राष्ट्र हो गए, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, वे जो गरीब देश होते हैं उनके जो प्राकृतिक संसाधन और मजदूर होते हैं या उनका श्रम होता है उनका शोषण करते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्ग संघर्ष का वैश्विक रूप। वैश्विक स्तर पर भी वर्ग संघर्ष मौजूद है, जो कि आपको पूंजीवादी देश और विकासशील देशों के बीच स्थित है। सेकंड, आपका अमीर देश मुख्यतः पश्चिमी गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अभी इसमें हम देख लेते हैं राज्य की भूमिका। पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों के विपरीत मार्क्सवाद मानता है कि राज्य केवल पूंजीवादी वर्ग के हितों की रक्षा करता है। दूसरा, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं, जैसे कि आपका IMF हो गए, विश्व बैंक हो गया, WTO हो गया, वे भी अमीर देशों के पक्ष में काम करती है। अब हम देख लेते हैं आर्थिक निर्धारणवाद, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए जो आर्थिक संरचना है उसको देखना आवश्यक है। सेकंड, आपका सैन्य संघर्ष और युद्ध अक्सर आर्थिक लाभ और संसाधनों के नियंत्रण के लिए ही लड़े जाते हैं। अब हम देख लेते हैं विश्व व्यवस्था का समाजवादी पुनर्गठन, जिसमें मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में श्रमिकों और उत्पीड़ित देशों की एकता की वकालत करता है। दूसरा, इसका लक्ष्य पूंजीवादी विश्व व्यवस्था को समाप्त करके जो आपका समाजवादी वैश्विक व्यवस्था है उसको स्थापित करना है। अब हम देख लेते हैं विश्व व्यवस्था सिद्धांत, जो कि आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो क्या है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत इमैनुअल वालस्टेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत वैश्विक आर्थिक असमानता को समझाने के लिए एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार दुनिया एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, जहां कुछ देश प्रभुत्व रखते हैं और अन्य शोषित होते हैं। जो आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, वो ये कहता है कि जो दुनिया है वो एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, जहाँ आपके कुछ देश होते हैं वे प्रभुत्व रखते हैं और बाकी जो अन्य देश होते हैं उनका शोषण होता है। जो आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, इसका जो प्रतिपादन किया था वो इमैनुअल वालस्टेन ने किया था, और ये
सिद्धांत वैश्विक आर्थिक असमानता को समझने के लिए एक प्रकार से मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो ये हमने विश्व व्यवस्था सिद्धांत का एक परिचय देख लिया। अब हम इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक पूंजीवादी व्यवस्था है जो असमानता और शोषण पर आधारित है। जो आपकी वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो एक पूंजीवादी व्यवस्था है जो कि आपके असमानता और शोषण पर आधारित है। दूसरा आपका आर्थिक निर्भरता। परिद्ध देश आर्थिक रूप से केंद्रित देशों पर निर्भर करते हैं। जो आपके परिद्ध देश होते हैं वे आर्थिक रूप से केंद्र देशों पर निर्भर करते हैं, और जो केंद्र देश होते हैं वे इन्हीं देशों के संसाधनों और श्रम का शोषण करते हैं। थर्ड आपका आता है साम्राज्यवाद और वैश्वीकरण। यह सिद्धांत कहता है कि वैश्वीकरण वास्तव में पूंजीवादी विस्तार का एक तरीका है जिससे विकसित देश गरीब देशों का शोषण जारी रखते हैं। जो आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ये कहती है कि वैश्वीकरण जो है वो पूंजीवादी विस्तार का एक तरीका है जिससे जो विकसित देश होते हैं वे गरीब देशों का शोषण जारी रखते हैं। फोर्थ आपका परिवर्तन संभव लेकिन कठिन। यह व्यवस्था धीरे धीरे बदल सकती है लेकिन केंद्र देश अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए लगातार नए तरीके अपनाते हैं। जो आपकी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ये धीरे धीरे बदल सकती है लेकिन जो केंद्र देश होते हैं वे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए लगातार नए तरीके अपनाते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं विश्व व्यवस्था सिद्धांत की क्या समझ है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत इमैनुअल एवलस्टीन द्वारा विकसित किया गया था और यह वैश्विक आर्थिक असमानता को समझने के लिए एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाता है। इसकी मूल समझ हम समझ लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें पूरी दुनिया एक अंतर्निर्भर आर्थिक प्रणाली का हिस्सा है जो कि आप पूंजीवाद द्वारा संचालित होती है। सेकंड आपका यह प्रणाली कुछ देशों में समृद्ध बनाती है और जो अन्य देश होते हैं उनको गरीब बनाए रखती है। अब हम देख लेते हैं केंद्र परिधि संरचना। वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें आपको जो फर्स्ट देश आते हैं वे आते हैं केंद्र देश, कोर देश, जिनमें आपके विकसित और औद्योगिक देश आते हैं जैसे कि आपके अमेरिका, जर्मनी। ये जो देश होते हैं तकनीक और व्यापार पर नियंत्रण रखते हैं। सेकंड आपके जो देश आते हैं वे आते हैं अर्धपरिद्ध देश, सेमी पेरिफेरी देश, जिनमें उभरती अर्थव्यवस्था है जैसे कि भारत और चीन हो गए और कुछ उत्पादन और श्रम का मिश्रण करते हैं। थर्ड आपका आता है परिधीय देश, जो गरीब और विकासशील देश होते हैं जैसे कि आपका अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, जो कच्चे माल और सस्ते श्रम पर निर्भर होते हैं। अब हम देख लेते हैं असमान विकास और निर्भरता, जिसमें आपका सबसे पहला आता है परिधीय देश केंद्रीय देशों पर निर्भर होते हैं जिससे आपकी जो आर्थिक असमानता है वो बनी रहती है। दूसरा आपका जो केंद्रीय देश होते हैं वे संसाधनों और सस्ते श्रम का शोषण करके अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं। अब हम देख लेते हैं वैश्वीकरण और साम्राज्यवाद। वैश्वीकरण का उद्देश्य पूंजीवादी विस्तार को बढ़ावा देना है जिससे जो आपके विकसित देश है वे गरीब देशों को अपने आर्थिक नियंत्रण में रखते हैं। सेकंड आपका सामाजिक परिवर्तन की जटिलता, जिससे विश्व व्यवस्था समय के साथ बदल सकती है लेकिन जो केंद्र देश होते हैं वे अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए नए और आर्थिक राजनीतिक तरीके अपनाते हैं। अब हम इसका एक आलोचनात्मक सिद्धांत देख लेते हैं, क्राइटिकल थ्योरी देख लेते हैं, जिसमें आलोचनात्मक सिद्धांत मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित एक दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांत है जिससे फ्रैंकफर्ट स्कूल ने 20वीं शताब्दी में विकसित किया। जो आपका क्राइटेरिया थ्योरी है, आलोचनात्मक सिद्धांत है, वो 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ फ्रैंकफर्ट स्कूल द्वारा। इसका जो आपका आलोचनात्मक सिद्धांत का इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सामाजिक संरचनाओं की आलोचना करके यह बताना था कि उन्हें बदलने के जो मार्ग है उनको बताना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सत्ता और शोषण की समझ। दूसरा समाज में शक्ति संरचनाएं असमानता और शोषण को बनाए रखती है। थर्ड आपका पूंजीवाद, राज्य, मीडिया और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं वे लोगों को नियंत्रित करती है। फोर्थ आपका विचारधारा और चेतना। फिफ्थ आपका पारंपरिक विचारधारा यथास्थिति को बनाए रखती है। सिक्स्थ आपका आता है आलोचनात्मक सिद्धांत सोचने और समझने और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। सेवंथ आपका संस्कृति और मीडिया की भूमिका। एक तो लोकप्रिय संस्कृति और मीडिया जनता को निष्क्रिय बनाते हैं। नाइन्थ आपका असली समस्याओं से ध्यान हटाकर उपभोक्तावाद और झूठी चेतना को बढ़ावा देता है। टेंथ आपका समाज को बदलने के लिए आलोचनात्मक सोच और क्रांतिकारी चेतना आवश्यक है। फिर आता है आपका सामाजिक परिवर्तन की संभावना। केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन भी जरूरी है। आलोचनात्मक सिद्धांत का अंतिम लक्ष्य मनुष्य को दमनकारी संरचनाओं से मुक्त करना है। आलोचनात्मक सिद्धांत समाज की गहरी आलोचना करता है और सामाजिक न्याय, समानता और परिवर्तन को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, जिससे आपका जो शोषण और सत्ता की पहचान है उसको करके एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज बनाने पर जोर देता है। अब हम देख लेते हैं नव मार्क्सवाद। जो आपका न्यू मार्क्सिज्म है वो उसको हम देख लेते हैं। नव मार्क्सवाद पारंपरिक मार्क्सवादी विचारधारा का एक विकसित रूप है
जो आपकी 20वीं शताब्दी में उभरा। जो आपका नव मार्क्सवाद है वो 20वीं शताब्दी में उभरा और ये आधुनिक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में लागू करता है और इससे सांस्कृतिक अध्ययन, राज्य की भूमिका, वैश्वीकरण और पहचान की राजनीतिक जैसी नई धारणाएं जुड़ी हुई है। तो ये हमने नव मार्क्सवाद का कुछ परिचय देख लिया। अब हम इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखे हैं आर्थिक निर्धनवाद से आगे पारंपरिक मार्क्सवाद केवल आर्थिक संघर्ष पर केंद्रित था, लेकिन जो नव मार्क्सवाद था वो संस्कृति, विचारधारा और राजनीति को भी सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण मानता है। सेकंड आपका राज्य और पूंजीवाद। पारंपरिक मार्क्सवाद था वो राज्यों को केवल पूंजीपति वर्ग का उपकरण मानता था, लेकिन जो आपका नव मार्क्सवाद है वो कहता है कि राज्य स्वतंत्र रूप से भी कार्य कर सकता है और सुधारों के माध्यम से समाजवाद की ओर बढ़ सकता है। थर्ड आपका संस्कृति और विचारधारा। एंटोनियो ग्राम्शी का हेमजनी सिद्धांत बताता है कि जो आपकी शक्ति है वो केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभुत्व के माध्यम से भी चलाई जाती है। फोर्थ आपका आता है मीडिया, शिक्षा और धर्म जैसी संस्थाएं जनता की चेतना को नियंत्रित करती है। फिफ्थ थियोडोर अर्डनी, मैक्स खोमायर, हर्बर्ट मार्कुसे आदि विचारकों ने मार्क्सवाद को आगे बढ़ाया। उन्होंने सांस्कृतिक उद्योग, उपभोक्तावाद और मीडिया की भूमिका की आलोचना की। नव मार्क्सवाद वैश्वीकरण को नए प्रकार के साम्राज्यवाद के रूप में देखते हैं, जहाँ आपके जो बहुराष्ट्रीय कंपनी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होते हैं जैसे कि IMF, WTO, विश्व बैंक, वे गरीब देशों का शोषण करती है। एट्थ आपका पारंपरिक मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष पर केंद्रित था, लेकिन जो आपका नव मार्क्सवाद है वो पर्यावरणीय संकट, नस्लीय असमानता, नारीवाद और लिंग राजनीति को भी शामिल करता है। तो ये हमने देख लिया नव मार्क्सवाद। अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपकी आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का एक नया दृष्टिकोण है जो कि आपकी आर्थिक नीतिवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित है। वही जो मार्क्सवादी सिद्धांतकार है उनका ये कहना है कि जो आर्थिक शक्तियाँ और उत्पादन की पद्धतियाँ है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के व्यावहारिक गतिशीलता को निर्धारित किया और इसके अलावा जो सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बुनियादी सिद्धांत है उनकी मूल अवधारणा से जो संबंधित समस्या है उनको भी पता लगाया। वहीं उन्होंने जो राष्ट्र राज्य थे उनके वास्तविक स्थिति और जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थे उसको समझने के लिए वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी सिद्धांत भी विकसित किया। इसके अलावा जो मार्क्सवाद था उन्होंने वैश्वीकरण के परिणाम और उसका आंतरिक अंतर्विरोध की ओर भी आकर्षित किया। इन संदर्भ में जहाँ एक तरफ मार्क्सवादी मानते हैं कि जो वैश्वीकरण है उन्होंने आर्थिक समृद्धि को तीव्र करने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा दिया, वहीं जो आपका दूसरी तरफ है वे कहते हैं कि वैश्वीकरण ने अमीर और गरीब के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को भी काफ़ी बढ़ावा दिया। इसी कारण जो ग्राम्शी है उन्होंने वैश्वीकरण को विकासशील देशों पर वर्चस्व कायम करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। इसलिए ही जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनका मार्क्सवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और समाज के बीच वर्ग संघर्ष को समझने के लिए काफ़ी हद तक प्रासंगिक है। तो ये हमने एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में ज़रूर बताइएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहने वाला है कि जो आपका नव मार्क्सवाद है उसकी जो आलोचना है उसको आप कमेंट सेक्शन में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं। तो ये था आपका सेकेंड यूनिट का आपका 4th चैप्टर जिसमें आपने मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद के बारे में पढ़ा। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गए होंगे। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपकी सेकेंड यूनिट के 5th चैप्टर की रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।